मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र की अगली कड़ी में एक और राजयोग के बारे में। यह राजयोग नाम सुनते ही इसका यह पता चल जाता है कि व्यक्ति शक्तिशाली होगा, व्यक्ति शोधकर्ता होगा, व्यक्ति अपने अंदर सब कुछ पहले से फिट करके रखता होगा, चाहे वो बाहुबल हो, धन का बल हो, पारिवारिक बल हो, चाहे जो मानसिक बल हो, चाहे बौद्धिक बल हो। शक्ति कई कई प्रकार की होती हैं। उन शक्तियों में आपके पास बौद्धिक शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, धन की शक्ति है, परिवार की शक्ति है, बाहुबल की शक्ति है, पराक्रम की शक्ति है। क्या शक्ति है आपके? तो शक्ति जो राजयोग है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्या आपके कुंडली में अगर ये बनता है तो किस प्रकार बनता है, उसका फल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। मित्रों, पहले सूत्र के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसका सूत्र क्या है? सूत्र को हम जब विधिवत समझ जाएंगे तभी हम लॉजिक ये बिठा पाएंगे कि हमारे कुंडली में सही रूप से बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। शक्ति योग के बारे में बताया गया है वैदिक ज्योतिष में कि सातवें भाव से कुंडली के, अब सातवां भाव ही क्यों लिया गया, इसके पीछे कारण शक्ति एक स्त्री लिंग के शब्द है और इसके कर्म के द्वारा उद्बुद्ध यानी नारी शक्ति प्रबल योग भावना के द्वारा जो कर्म को साध ले जाए उसी शक्ति योग कहते हैं। ठीक है ना? तो उसी शक्ति योग को हम समझेंगे। शक्ति योग के साथ साथ और भी बहुत एक योग छुपा होता है, उसको भी हम तरीके से लेंगे तो आगे हम धीरे धीरे समझते हैं। पहले शक्ति योग के सूत्र को समझ लेते हैं। सूत्र क्या है इसका कि सातवें भाव से लेकर के 10वें भाव के बीच में सभी ग्रह विराजमान हो, तब जो है शक्ति नाम का राजयोग बन के तैयार होता है। शक्ति नाम के राजयोग बनता है। ठीक है, बनता है। एक तो ये हो गया। साथ साथ में एक चीज और इसके पैरेलल चलता है, वो होता है काल सर्प योग। ये इसके साथ ही चलेगा क्योंकि ये इससे अलग नहीं हो पाएगा। अब कैसे, उसको हमें समझना है कि जैसे ये सप्तम भाव है, कौन सा? वृषभ लग्न की कुंडली हमने ली। ठीक है, तो ये सप्तम भाव है और यहाँ से लेकर के 7, 8, 9, 10 यही के बीच में यानी महज 4 भावों में सारे ग्रह विराजमान होने चाहिए। ठीक है, महज सारे ग्रह विराजमान होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज है कि राहु केतु तो हमेशा आमने सामने रहते हैं। राहु केतु तो हमेशा आमने सामने एक दूसरे के बैठते हैं। तो ये इसमें खास कर देखा गया है, पैरेलल ये बताया गया है कि राहु केतु को इसमें मान्यता, जब कोई राजयोग बनता है तो उसमें राजयोग में राहु केतु को कई लोग मान्यता नहीं देते, कई ऋषियों ने मान्यता नहीं दिया है उसमें। ठीक है ना? जैसे हिंदू लगन का एक सूत्र है, पुष्कर नौमांस का एक सूत्र है, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनमें जो है राहु केतु की महत्ता नहीं दी गई है क्योंकि वो छाया ग्रह है, लेकिन राहु केतु को लेना अनिवार्य है। जैसे पराशर जी ने जब इसका विवेचना किया तो उसके अनुसार मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष में पराशर जी को ज़्यादा महत्व देता हूँ तो उसको मैं समझा रहा हूँ कि उन्होंने कहा सप्तम भाव से लेकर के और 10वें भाव के बीच में सारे ग्रह हो जाएं, तो इसके बीच में राहु केतु तो सटिक नहीं हो सकते। तो राहु केतु कहाँ जाएंगे? राहु केतु, अगर केतु यहाँ बैठता है तो राहु यहाँ जाएगा, राहु यहाँ बैठता है तो केतु यहाँ जाएगा, या फिर 10वें भाव में राहु चल जाता है तो यहाँ पर राहु केतु आ जाएगा। इस प्रकार से कि सारे ग्रह मान लिया जाए सूर्य चंद्र, ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनके पास अपना पिंडात्मक प्रभाव है। ठीक है, अब ये 7 ग्रह अगर यहीं पर आके विराजमान हो गए, इन्हीं 4 भावों में 7 ग्रह विराजमान है। ठीक है, और राहु यहां हो और केतु यहां हो, तब तो जब यह राजयोग बनेगा, इस स्थिति में अगर राजयोग बनेगा तो 100% ये शुभ लाभकारी हो जाएगा। ठीक है, शुभ लाभकारी हो जाएगा। लेकिन अगर
अगर राहु यहाँ बैठ जाए और केतु यहाँ बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ बैठ जाए, और उसके बाद जो 7 ग्रह हैं वो यहाँ पर विराजमान हो, तब क्या होगा, काल सर्पयोग का निर्माण भी हो जाएगा। इस स्थिति में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये योग जब देखा गया है तो उसमें काल सर्पयोग बना पाया गया है, काल सर्पयोग का निर्माण पाया गया है। बहुत कम ऐसी कुंडली जिसमें काल सर्पयोग का निर्माण नहीं हो और ये राजयोग बन जाए, उसमें 100 में से कोई एक कुंडली निकल के आती है। तो इसमें यही कहा गया है कि काल सर्पयोग इस शक्ति राजयोग के साथ साथ पैरेलल चलता है, तो हमें उसका फल देखना है, उसका फल क्या है, और हम आपको उदाहरण तरीके से ये भी समझाएंगे कि क्या पहले किसके कुंडली में बना हो, उनका स्थिति परिस्थिति कैसा रहा है। क्योंकि सभी योग को हम विधिवत जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा कि ये एक्चुअल में कार्य कैसे करता है। आपके कुंडली में बना भी हो तो आपको शायद इसका लॉजिक तरीका आपको नहीं मालूम हो, फायदा कर भी रहा है नहीं कर रहा है, कब फायदा करेगा, ये जानना परम आवश्यक है। एडोल्फ हिटलर, आपने नाम ये सुना होगा। हिटलर के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। इनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की कुंडली में शक्ति नाम का राजयोग बन के तैयार हुआ था। इनके कुंडली में शक्ति राजयोग था, लेकिन साथ में काल सर्पयोग भी था। काल सर्पयोग भी था। अब इनको जब यह फल मिला तो कैसे मिला, पावर, शक्ति का अर्थ होता ही पावर है, पावर, पैसा, बल, जैक, ठीक है, जैक और छवि, ये सारे चीज हिटलर को प्राप्त हो गए थे और जल्दी से जल्दी प्राप्त हो गए। वो जो चाहता था वो करता था, इतना पावर उसके अंदर उसके पास इकट्ठा हो गया। जन समूह का उसका पूरा समर्थन था। जर्मनी में, जर्मनी की जनता हिटलर के एक इशारे पे जो है कार्य करती थी, यानी जन समूह का सपोर्ट भी उसके पास था। लेकिन काल सर्पयोग ने जब अपनी चक्र चलाया, चक्र घुमाया, तो क्या हुआ कि जितने जल्दी शीघ्र स्थिति में इनके पास पावर आया, शक्ति आया, ठीक है, इनको मिटते हुए भी देर नहीं लगा, मिटते हुए भी देर नहीं लगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। भारत के प्राचीन इतिहास में भी ऐसे योद्धा पाए गए जिनके कुंडली में जो है, देखो उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार उनका डेट ऑफ बर्थ तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन जो एडोल्फ हिटलर थे उसके अनुसार भाई अपने देशवासियों के हित के लिए, अपने राज्य के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो थोड़ा क्रूर भी हो जाएगा। तो हो सकता है दुनिया वालों के लिए थोड़ा सा नृशंस हो या हत्यारा कहा जाए, लेकिन अपने देश वालों के लिए वो हितकर रहने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग आतंकवादी के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो ये राजयोग होता है वो क्या करता है, पावर बहुत ज़्यादा देता है। जैसे सम्राट अशोक को ले लो, सम्राट अशोक की कुंडली में शक्ति नाम का राजयोग बना था। अच्छा किंगडम उनका भी था, अच्छा राज्य था उनका, लड़ाई भी, अच्छा योद्धा भी थे, धन था, शौहरत था, ज्ञान सब कुछ उनके पास था। लेकिन शक्ति चरम सीमा पर जब पहुंच गई तो वो नृशंस स्थिति में चले गए। उस युद्ध में, जिस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में, कलिंग एक ऐसा युद्ध उनके जीवन में आया कि उनके जीवन के पूरे नक्शे को बदल दिया। और कलिंग के युद्ध के ही साथ साथ अपने भाइयों का वध भी उनको करना पड़ा। ये शक्ति का ही स्थिति है। तो शक्ति राजयोग जो है व्यक्ति को सही सुचारू रूप से अगर मिलता है तो वो कैसे मिलेगा, क्योंकि अंधाधुंध शक्ति
अगर मिल जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना हानि लाभ भी नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार से शक्ति राजयोग तो नॉर्मलतः ऐसे ही बनता है। लेकिन सही मायने में अगर उस शक्ति राजयोग बन रहा है जो, यानी इन 4 भावों में अगर जो 7 ग्रह बैठे हैं उनमें शुक्र, गुरु, चंद्र, ठीक है, चंद्र, ये जो 4 शुभ ग्रह बताए गए हैं, चंद्र, बुध, ये जो 4 शुभ ग्रह बताए गए हैं, और क्रूर ग्रह कौन है, सूर्य, शनि, मंगल, ये जो प्रमुख से 3 क्रूर ग्रह जो बताए गए हैं, इनमें अगर ये पक्ष मजबूत है तो क्या होगा, फल कंट्रोल में होगा, अच्छा भी होगा और कंट्रोल में भी होगा। लेकिन अगर ये पक्ष मजबूत है तो फल जो है अनकंट्रोल होगा, वो जो फल होगा वो अनकंट्रोल होगा। ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये पक्ष मजबूत है या ये पक्ष मजबूत है? शुभ ग्रह में से कोई ग्रह उच्च का, स्वराशि का, ठीक है, मूल त्रिकोण का, अंश बली होकर के, दिग्बली होकर के, जो बल हमने बताया था, ठीक है ना, दिग्बली होकर के अगर बैठा हो तो ये पक्ष मजबूत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये पावर अगर इनके पास ट्रांसफर हो गया है तो ये पक्ष मजबूत हो जाएगा। अब आपकी कुंडली में कौन सा पक्ष मजबूत हो रहा है ये राजयोग बनने पर, उस अनुसार आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।